प्रदूषण प्रदूषण का अभिप्राय है विशेष प्रकार से दूषित होना। आधुनिक वैज्ञानिक युग ने मानव को विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख दिए, किंतु आज के औद्योगिकरण से प्रकृति अपना सुंदर, सलोना व स्वच्छ रूप खो बैठी है। यही कारण है कि आज न तो वायु शुद्ध है, न जल, न धरती और न आकाश। मानव प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस प्रदूषण से पीड़ित है। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ जंगल कटते गए। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी रहने के कारण अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ी, खेती के लिए अधिक भूमि तथा ईंधन के लिए अधिक लकड़ी की आवश्यकता हुई, जंगल उजड़ते गए। वन्य जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां नष्ट होती गईं तथा प्रकृति में असंतुलन आरंभ हो गया। मानव ने उद्योग धंधे लगाए, नदियों का रुख मोड़ा और प्रकृति की लीला में भरपूर हस्तक्षेप किया। धरती के भीतर का पानी, गैस, धातुएं, खनिज तेल सब कुछ सोखने की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इसका कुप्रभाव आज सर्वत्र दिखाई देता है। वर्षा का क्रम बिगड़ने, पर्वतों के ढहने तथा नदियों से छेड़छाड़ करने के कारण ही नदियों का स्वरूप समाप्त होने लगा। अत्यधिक जल खपत के कारण आजकल नदियां भी नाले सी दिखाई पड़ती हैं। नगरों से निकलने वाला कचरा, गंदगी, कारखानों का प्रदूषित अवशेष नदियों में प्रवाहित करने से जल पीने योग्य नहीं रह गया। गंगा जैसी नदी, जिसका जल पवित्र था, वह आज भी इस प्रदूषण की चपेट में है। यह प्रदूषित जल पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मानव जीवन सभी के लिए हानिकारक है। धरती का जल स्तर भी गिर गया है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के कारण भूमि प्रदूषित हो चुकी है। खेतों में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव तथा शहरों की विभिन्न प्रकार की गंदगी के कारण सर्वत्र भूमि प्रदूषित दिखाई देती है। अब तो शुद्ध मिट्टी भी कहीं दिखाई नहीं देती। आजकल देश भर में अनेक प्रकार के छोटे बड़े उद्योग धंधे पनप रहे हैं। कारखाने विषैली गैस तथा धुआं छोड़ते हैं। सड़कों पर लाखों की संख्या में दौड़ते वाहन कार्बन तथा अन्य गैस छोड़ते हैं, जो मानव ही नहीं, वनस्पतियों तक के लिए हानिकारक हैं। बिजली बनाने के संयंत्र भी धुआं और राख उगलते हैं। ये सब वायु को विषाक्त बना देते हैं। ये जहरीली हवा रक्तचाप, दमा, त्वचा संबंधी अनेक रोगों को जन्म देती है। इस प्रदूषित वायु के कारण शहरों के पेड़ पौधे भी मटमैले तथा निर्जीव से दिखाई पड़ते हैं। वाहन, लाउडस्पीकर, यान, रेलगाड़ियां, कारखाने आदि चारों तरफ भरपूर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ये शोर मानव के मन, मस्तिष्क, शरीर सभी को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, श्रवण संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। अणुशक्ति का प्रयोग कर धरती को बंजर तथा मानव को अपंग बनाए जाने का प्रत्यक्ष उदाहरण जापान में दिखाई देता है। इन प्रदूषणों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? यह मानव के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु विचारणीय है। अधिकाधिक वृक्षारोपण कर हम कुछ हद तक वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, किंतु इस दिशा में प्रत्येक नागरिक तथा सरकार दोनों को मिलकर गंभीर कदम उठाने होंगे। अन्यथा यह प्रदूषण ही एक दिन मनुष्य के विनाश का कारण बनेगा। हमारे राष्ट्रीय पर्वों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनसे न केवल हमारे जीवन की नीरसता दूर होती है, अपितु जीवन में नव उल्लास, नव स्फूर्ति, नव चेतना, नव संदेश तथा नव प्रेरणा भी प्राप्त होती है। समय समय पर आने वाले ये पर्व हमें अपनी संस्कृति, धर्म तथा सामाजिक परंपराओं से जोड़े रखते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के अनेक त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं, जिनमें ईद, होली, दीपावली, दशहरा, गुरु पर्व, क्रिसमस आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। इन सभी पर्वों का संबंध किसी न किसी जाति या धर्म विशेष से है, परंतु कुछ पर्व ऐसे हैं जिनका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से है। इन्हें प्रत्येक भारतवासी अत्यंत उत्साह से मनाता है। ऐसे पर्वों को ही राष्ट्रीय पर्वों के नाम से जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस हमारा प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई थी कि अब हम पूर्ण स्वराज्य लिए बिना शांत नहीं होंगे। यद्यपि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हो गया था, तथापि उस समय हमारा कोई संविधान न होने के कारण यह स्वाधीनता अपूर्ण थी।
26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत को एक सर्वप्रभुता संपन्न गणराज्य का दर्जा मिला। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का विशेष आकर्षण होता है। भारत के राष्ट्रपति सेना के 3 अंगों की सलामी लेते हैं। राजपथ पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं तथा तीनों सेनाएं परेड करती हुई उनका अभिवादन करती हैं। युद्ध सामग्री तथा शस्त्रास्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है तथा विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भी निकाली जाती हैं। इस अवसर पर स्कूलों के बच्चे तथा राज्यों के लोक नर्तक आकर्षक नृत्य तथा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक लोगों की अपार भीड़ इन्हें देखती है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। रात्रि में सरकारी कार्यालयों और भवनों पर रोशनी की जाती है। 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस है। इसी दिन 1947 को भारत पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ था। इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। सरकारी कार्यालयों तथा भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। विद्यालयों में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं तथा राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व मनाया जाता है। हमें विदेशी शासन से मुक्त कराने में महात्मा गांधी की भूमिका असंदिग्ध है। उन्होंने अहिंसा तथा सत्याग्रह के द्वारा जिस प्रकार अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने पर विवश किया, वह सचमुच आश्चर्यजनक है। गांधी जी की पुण्य स्मृति में तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। इस दिन राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं। इन पर्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य पर्व भी राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाए जाते हैं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में तथा महात्मा गांधी का बलिदान दिवस 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन राष्ट्रीय पर्वों से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेनी चाहिए।